चलो भाई, घर का जो टॉपिक चल रहा था भाई, त्रिभुज। क्या चल रहा था? त्रिभुज। यहाँ पे हमने बात करी थी बेटा, कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होते हैं और सिमिलर फिगर क्या होते हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर वो होते हैं जिनका साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, और सिमिलर फिगर वो होते हैं जिनका शेप तो सेम होना चाहिए और साइज अगर सेम है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक। सब लोग ध्यान दें यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, बताया था सेम शेप तो है लेकिन साइज सेम। इसमें बताओ, शेप तो सेम है, इनको सिमिलर कह सकते हैं, इनको सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन इनको हम सर्वांगसम नहीं कह सकते, कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते। कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ट्रायंगल को बताइए, ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं? इनको हम आकृति को देख के कहेंगे, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है कुछ पॉलीगन्स के रूल्स। मैंने कहा था हम हर क्वेश्चन को सिर्फ देख के नहीं बता सकते कि सर वो सिमिलर है या नहीं है, तो हमें कुछ दो रूल पढ़ने हैं। क्या रूल पढ़ने हैं? एक, पहला कि अगर कोई भी दो पॉलीगन का मतलब पॉली का मतलब बहुत और गन्स का मतलब साइड, ठीक है? अगर दो पॉलीगन आपको दिए हैं और वो कह दे पेपर में कि बेटा ये सिमिलर हैं या, तो उसके लिए दो शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें? पहली, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में होनी चाहिए, इक्वल नहीं, इक्वल रेशो में होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखो, कहेंगे ये सिमिलर हैं या? करस्पॉन्डिंग एंगल बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे 85 है तो यहाँ पर 85 हो, यहाँ 70 है तो उस साइड में 70 हो, इधर बेटा 100 है तो इधर भी 100 है, इधर 105 है तो बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है या नहीं? एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल आर के, और एंगल डी इक्वल होना चाहिए एंगल एस के। इतनी बात समझ में आई? दूसरी बात, भुजाएं अनुपातिक होनी चाहिए। भुजाएं कैसी होनी चाहिए? कैसे? ये वाली बटे में, बेटा देखो ये 2.1 है और ये 4.2, पॉइंट तो पॉइंट हटा देंगे सर, 21 दूनी 1/2 आएगा। यहाँ पे देखो सर 24 है, 2.4 है और ये है 4.8, पॉइंट तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 24 एकम 24 दूनी आ रहा है 1/2। यहाँ पर देखो सर 1.5, यहाँ पर 3.0, तो तुमको मालूम पॉइंट तो पॉइंट कैंसिल करो, 15 एकम 15, 15 दूनी, इधर देखो 2.5 एंड 5.0, पॉइंट तो पॉइंट कैंसिल कर दो, 25 एकम एंड 25 दूनी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो बताइए, पहली शर्त करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर है, दूसरी शर्त करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये वाली बटे ये वाली, ये वाली बटे ये वाली, और ये वाली बटे और ये वाली बटे संगत भुजा। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है संगत, और करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब संगत कोण, ठीक है? संगत भुजा का मतलब ये वाली इसकी संगत, ये वाली। अब ऐसा मत कर देना ये वाली इसकी संगत होगी तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप क्वेश्चन पॉलीगन्स का कर रहे हो तो सिर्फ देख के मत बोलना कि वो सिमिलर हैं या नहीं, कुछ रूल्स भी लगाने पड़ेंगे, कुछ रूल्स भी लगाने पड़ेंगे। अगर आपको रूल्स अच्छे से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं। इसको ध्यान से देखो सर, इसमें एंगल बराबर है, चेक करो एंगल बराबर है, लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 3 है, 3/3 करो सर बनाएगा, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 बनाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या बनाएगा? नहीं आएगा ना सर। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल तो बराबर है, संगत कोण तो बराबर है, लेकिन संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, तो इसलिए ये समरूप दिख रही है बेटा, लेकिन ये समरूप कहते ना सर, जो लोग कभी कभी दिखते हैं कि सर ऐसे हैं लेकिन वो ऐसे
है नहीं है? अच्छा, इसमें देखिए 2.1 4.2 2.1 4.2 2.1 2.1, मतलब अगर हम भुजाओं का अनुपात निकाल के देखें तो सब समान अनुपात में हैं। लेकिन सर यहाँ 90 90 90 है, वर्ग में प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 90 का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या 90 है? सर यहाँ तो 90 से कम है, यहाँ 90 से ज़्यादा है, यहाँ 90 से ज़्यादा और यहाँ 90 से कम है। तो बताओ क्या संगत कोण बराबर है? भाई बात पहले वाले में कोण संगत बराबर कर दिए तो भुजाएं अनुपातिक नहीं थी, इसमें भुजाएं अनुपातिक हैं तो अब की कोण संगत नहीं है, तो ये आकृति भी समरूप नहीं है, सिमिलर फिगर नहीं है बेटा? चलिए आगे देखते हैं। पहली एक्सरसाइज 6.1, करें कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को, कोष्टक है जे सर, कोष्टक, कोष्टक मतलब ब्रैकेट, कोष्टक का मतलब ये छोटा कोष्टक होता है, इसको क्या बोलते हैं? छोटा कोष्टक कहते हैं पंडित जी। पहला, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त समरूप होंगे, सर्वांशम सभी नहीं होंगे, कुछ होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बर्थडे पार्टी में गुब्बारों वाला, कुछ गुब्बारे बराबर साइज के दिखते हैं, समरूप भी हैं, सर्वांशम भी हैं। एक आधा ऐसा गुब्बारा होता है जो बिल्कुल जिसकी हवा निकल जाती है, छोटा सा रह जाए, ठीक है, तो बेटा वो सर्वांशम नहीं है लेकिन समरूप वो भी है। शेप तो एक जैसी है बट साइज, लेकिन हाँ गुब्बारे भी अलग अलग टाइप के होते हैं। लौकी टाइप वाले गोल हैं तो उनका शेप अलग अलग है, तो उनको हम समरूप भी तब नहीं कहेंगे भैया, शेप अलग है उनका, शेप सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सभी वर्ग होते हैं दुनिया में, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो सभी वर्ग कैसे होते हैं? सर्वांशम बोलोगे? गलत, सर्वांशम नहीं बोल सकते, कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं लेकिन सभी से हो सकते हैं बेटा। वर्ग का मतलब स्क्वायर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर नॉट अ कॉन्ग्रेंट। दुनिया में जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर तो हो सकते हैं लेकिन सभी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। तो कौन सा आंसर सही रहेगा? समरूप, तो समरूप भर दें तो दोनों लगेगा भैया। कुछ तो कह देंगे भाई, कुछ सर्वांशम भी होते हैं, समरूप भी होता है। हमने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, पीछे वाली क्लास में पढ़ाया था भाई। हमने बोला था कि कुछ क्वेश्चन है जैसे स्क्वायर वाला ही दिखाया था, शेप भी सेम, एरिया भी सेम, शेप भी सेम, साइज भी सेम। जब शेप भी सेम है, साइज भी सेम है तो क्या दिक्कत? तो मैंने ये भी तो बोला था जितने भी कॉन्ग्रेंट होंगे वो सब सिमिलर होंगे, लेकिन सभी सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, यानी सभी समरूप सर्वांशम नहीं होंगे लेकिन सभी सर्वांशम समरूप होंगे। इतना आ रहा है समझ में? नहीं आया तो भाई पूछते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सभी त्रिभुज होते हैं, मतलब सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से वाले? समबाहु त्रिभुज। क्यों? समबाहु त्रिभुज कैसा भी ले लो, उसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है और भुजाएं समान अनुपात में होती है। अच्छा चलो बैठा देंगे इसको सुबह तक, ध्यान देना यहाँ पे। तो सभी, ध्यान दो बेटा, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से वाले? समद्विबाहु या समबाहु? समद्विबाहु गलत है, समद्विबाहु गलत है, कौन सा सही है? समबाहु ठीक है। कौन सा ठीक है बेटा? समबाहु ठीक है, समद्विबाहु गलत है। मैंने बताया भी था समबाहु में प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का, तो पहली शर्त पूरी हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। दूसरी शर्त, सर संगत भुजाएं अपने आप समान अनुपात में होंगी। मान लो एक भुजा 2 2 की है तो दूसरे त्रिभुज की मान लो 3 3 है,
तो 2/3, 2/3, 2/3 सब में बराबर आएगा। यानी समबाहु त्रिभुज में दोनों शर्तें लागू होती हैं। संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। संगत कोण भी, और किसी भी बहुभुज के समरूप होने के लिए दो शर्तें होती हैं, संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। बहुभुज में, कोई बहुभुज हो, किसी भी टाइप का बहुभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो पंचभुज हो। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। क्या लाइन का मतलब? बहुभुज कितने होने चाहिए? 2, लेकिन भुजाओं की संख्या समान हो। इसका मतलब ये है कि अगर एक त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज होना चाहिए, एक चतुर्भुज है तो दूसरा भी। अब ये नहीं कि सर एक चतुर्भुज ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया, तो वो भुजाओं की समान संख्या नहीं होगी, वो भुजाओं की असमान संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो वो तो गलत ही है। तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप होते हैं कब? सर दो शर्तें, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण, और संगत भुजाएं बराबर नहीं समान अनुपात में हो, समानुपाती हो। तो पहले बारे में यदि उनके संगत कोण बराबर हो, दूसरा उनकी संगत भुजाएं, गलत मत फिल कर देना, पता लगा समानुपाती उधर लगा दिया, बराबर इधर लगा दिया। संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। संगत भुजाएं समानुपाती बोल रहा हूं मैं। तुम सो जाते हो कभी कभी क्लास में, काला वामन बना देंगे तुमको, ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान से सुनो। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला कह रहा है बेटा आप उनके उदाहरण लिखिए जो समरूप आकृतियां हैं, और समरूप आकृतियों की उदाहरण वही बच्चा दे पाएगा जिसको समरूप सही से समझ में आएगा। समरूप तो वही होता था सर जिसका सेम शेप हो और साइज छोटा बड़ा हो, कोई दिक्कत। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे दो उदाहरण देने, तो एक छोटा सा वर्ग लो, एक बड़ा सा, एक छोटा वृत्त ले लो, एक बड़ा वृत्त ले लो। एरिया अपनी तरफ से जो मन में है वो रखो, लिख पाओगे। दूसरा, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। कैसी आकृतियां जो समरूप नहीं है? तो आकृति के हिसाब से करना है तो सर एक त्रिभुज लिख दो और एक वर्ग लिख दो। सर आकृतियां समान नहीं है तो समरूप भी, एक वृत्त ले लो, एक त्रिभुज ले लो। स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन में सिखाया, प्रीवियस वाली वीडियो में, आराम से जाके पढ़ो। ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है तो आप पीछे का क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या। पहली बात तो ये बताइए ये चतुर्भुज बहुभुज है या नहीं। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज उसे कहते हैं जिसमें या तो 3 भुजाएं हों या 3 या 3 से ज्यादा वाली भुजाओं की फिगर को बहुभुज कहते हैं। तो ये बहुभुज तो है सर, लेकिन बहुभुज अगर समरूप दिखाना है तो क्या शर्तें हैं? 2 शर्तें लागू होनी चाहिए। पहली शर्त सर कोण बराबर हो, दूसरी शर्त संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। बराबर कभी मत बोलना, भुजाएं समान अनुपात में और संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर, कोण बराबर दिखे और भुजाएं अनुपातिक दिखे। तो इसमें देखो बेटा ये प्रत्येक कितने डिग्री का? 90 का। लेकिन यहाँ पे तुम्हें कहीं 90 दिख रहा? 90 दिख रहा? सर 90 में लाइन टेढ़ी कब से होती है?
ऐसा लग रहा है इनको आंधी आ गई है सही से साइड से। उनसे कहना सर पहले आप एंगल बराबर करके दिखाओ, संगत कोण बराबर करके दिखाओ, तभी हम कहेंगे समरूप है, अदरवाइज हम नहीं कहेंगे सर सम। हाँ इसमें एक चीज़ बढ़िया दे रहे हैं, 1.5 का मतलब 1.5 और ये 3 पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 1/2 1/2 आएगा। यानी इस क्वेश्चन में भुजाएं तो अनुपातिक दी हैं, भुजाएं तो समान रेशो में हैं, लेकिन कोण बराबर नहीं है। और समरूप हम तभी कहेंगे जब दोनों शर्तें लागू, दोनों शर्तें, एक नहीं, दोनों शर्तें लागू होनी। तो इसमें बताइए कितनी शर्तें लागू हो रही हैं? कितनी? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, परेशानी? चलिए फिर समझो, 1 मिनट और बताते हैं, फिर अगला एक्सरसाइज करेंगे। पहले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कराएंगे। बेटा ध्यान दो, समरूप होने के लिए तुम बताओ मिस्टर टीका, तुम्हें बताइए समरूप होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए? पॉलीगन के लिए नहीं, आकृति के आधार पे बताइए। ठीक, शेप सेम हो और साइज जरूरी नहीं है कि सेम हो भी हो या ना भी हो। चलो तुम बताइए, अगर दो बहुभुज समरूप हैं तो उसे कितनी शर्तों का पालन करना होगा? कौन कौन सी? साइडें बराबर, समान अनुपात में हो, और कोण कौन से कोण? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बराबर हो। चलिए तुम बताओ, आकृति के आधार पर अगर देखा जाए, हमने आपको सर्वांशम बताया, सर्वांशम की डेफिनेशन क्या थी? सेम आकृति भी हो और सेम साइज हो, यानी सेम शेप हो सेम साइज हो। बढ़िया है, समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक, देखिए पॉलीगन सिमिलर बेटा कब होंगे? दो शर्तें। क्या शर्तें? जब दो पॉलीगन विद सेम नंबर ऑफ साइड के होंगे तो विल साइड विल बी द सिमिलर। कब बोलेंगे? पहला, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, इक्वल हो, और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में होनी। ये बात भूलना मत, पूरे चैप्टर में चलेगा, ठीक है? अभी ये दोनों ट्रायंगल आपको कैसे दिख रहे हैं? सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ देखने के आधार पर नहीं कह सकते ये सिमिलर है या नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? दो बातें चेक करनी पड़ेंगी। क्या बातें? पहली, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर करके दिखाने होंगे, और दूसरा, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशो में करके दिखानी पड़ेंगी, ठीक है? करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें कि करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बताएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बताएंगे, तो जरा ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, एक एंगल लिया, मान लो 70 ले लिया, कोई भी एक एंगल ले लिया, 70 ले लिया, उसके क्लॉकवाइज घुमाइए, उसके क्लॉकवाइज चलिए। क्लॉकवाइज, ए का क्लॉकवाइज कौन है? सी। और यहाँ पर पी का क्लॉकवाइज, तो दोनों एंगल कैसे होने चाहिए? बराबर। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पर भी 60 होना चाहिए। तो सी का करस्पॉन्डिंग हो गया आर। इसी तरीके फिर क्लॉकवाइज घुमाइए, तो आर का क्लॉकवाइज क्यू, सी का क्लॉकवाइज बी, तो यहाँ पर बी 50 है तो क्यू भी 50 होना। तो बी और क्यू क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे बेटा? आगे फिर क्लॉकवाइज घुमाऊं, बी का क्लॉकवाइज कौन है? ए। क्यू का क्लॉकवाइज, तो दोनों कैसे हैं? अगर बराबर हैं तो ए और पी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। बात समझ में आ गई? संगत कोण कौन से होते हैं? चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान सुनना, ए और पी इक्वल हो गया, ए और पी कैसे हो गए? अब करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पता करें कि ए के एंटी क्लॉकवाइज चले जाएं तो बी बैठा है, और पी के एंटी क्लॉकवाइज चले जाएं तो क्यू बैठता है, तो बी और क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो बताइए, चित्र में देखो, ए किसके बराबर है?
ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर और सी, तो इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या लिखोगे ऐसे, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए। ये क्या हो गए। अब बात आती है करस्पॉन्डिंग साइड। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड समझिए, ये वाली ए बी की करस्पॉन्डिंग, ये वाली ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर एंड बी सी अपॉन में कैसी होनी चाहिए, इक्वल रेशो में होनी। अब ए बी की वैल्यू सर 5 है और इसकी क्या है 7.5 है। हमने देखो यहाँ पे बराबर भी कर रखी है, इक्वल रेशो में डिवाइड भी किया है। देखो यहाँ पे इसको जब डिवाइड करा सब में 2/3 2/3 2/, तो बताइए करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में है या नहीं, सेम रेशो में है, सेम रेशो में। तो इनको हम इस ट्रायंगल को कह सकते हैं या नहीं कि ये सिमिलर है, या सर ये सिमिलर है, ये सिमिलर। आगे बात करते हैं, ये नहीं है, ये समझिए। तो कोई पूछे कि कोई भी ट्रायंगल है वो सिमिलर कब होंगे, तो कहना है इस तरीके से, ए वी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर एंड बी सी बटे, तो क्या होगा, तो दोनों ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे। अब बात आती है कि समरूप का चिन्ह कैसे दिखाओगे, कैसे दिखोगे, ये समरूप है, कैसे दिखोगे ये, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है इस तरीके से, और नीचे 2 डंडे और खींच दो तो सर्वांशम हो जाएगा। नीचे डबल इक्वल का साइन और लगा दो नीचे, तो कॉन्ग्रेंट फिगर का चिन्ह होता है। कॉन्ग्रेंट फिगर का चिन्ह आप जानते हो, कॉन्ग्रेंट फिगर का मतलब होता है ये वाला चिन्ह, इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तो दिख रहा। इसके नीचे इक्वल का साइन लगा दो तो कॉन्ग्रेंट फिगर का चिन्ह है वो, और अगर ऐसे लगा हुआ है तो सिमिलर का है। तो कहीं पर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के, बात समझ में आई। तो कहीं पर ये लिखा हुआ मिल जाए, आज के बाद तुम याद रखोगे, कोई तुमसे सिमिलर सिद्ध करवाए, सिमिलर सिद्ध, तो तुम 2 बातें सिद्ध करके दिखा दो, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर करके दिखा दो और करस्पॉन्डिंग साइड समान रेशो में करके। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन ने तुमसे कह दिया कि सर 2 त्रिभुज हैं वो समरूप हैं, जब हमने कह दिया कि वो समरूप हैं तो तुम समझ जाओ दोनों शर्तें पूरी हो चुकी, दोनों शर्तें पूरी हो चुकी। अब तुम्हें शर्त पूरी करने की जरूरत, जब हमने बोला ये ऐसा समरूप है, इसका मतलब आप शर्तें मान के आए हो, तभी तो समरूप है, तभी तो समरूप। बात समझ में आ रही है, कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है और वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो याद रखिएगा दोनों बातें, पहली ए एंगल पी एंगल के बराबर, बी एंगल क्यू एंगल के बराबर एंड सी एंगल आर एंगल के बराबर। और दूसरी बात सर, ए बी बटे में पी क्यू एंड बी सी बटे में क्यू आर एंड ए सी बटे में पी आर इक्वल रेशो में होंगे। आज से ये दोनों चीजें याद रखोगे, दोनों चीजें याद रखोगे। वो क्वेश्चन कैसे देगा, ऐसे भी दे सकता है, कहेगा 2 त्रिभुज हैं, क्या त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं और वो समरूप हैं। जैसे ही समरूप का नाम ले, तुम्हारे दिमाग में ये दोनों बातें आ जानी चाहिए, संगत कोण बराबर हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं अनुपातिक हैं। क्वेश्चन कैसे देगा, वो कहेगा 2 कोण बराबर है, 2 त्रिभुज बराबर है, तो एंगल ए का मान बताओ और पी का मान दे देगा, पी का मान। तो पंडित जी बताओ, जो पी का होगा वही नहीं होगा, तुमने बोला है ना, जो पी होगा वही ए होगा।
वो कहेगा सर आर का मान बताओ, तो जो सी का होगा वही आर का होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब बात आती है कॉन्ग्रेंट वाली भी बात समझ लो। कॉन्ग्रेंट में इतना फर्क देखो, सिमिलर में कोई दिक्कत नहीं है, सर्वांशम में थोड़ी दिक्कत होती है। देखो सिमिलर में क्या होता है, कोण बराबर होते हैं, संगत कोण और संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। लेकिन कॉन्ग्रेंट फिगर में उल्टा होता है, कॉन्ग्रेंट फिगर में कोण भी बराबर और भुजाओं का अनुपात भी बराबर, भुजाओं का अनुपात भी बराबर, यानी कोण भी बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती हैं। अनुपात निकालो सबका एक ही आएगा, भुजाएं भी बराबर होती, कोण भी बराबर, तभी तो कहते थे सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप और सेम शेप सेम है, साइज भी सेम है, तो जो भुजा ए भी होगी वही भुजा। मान लो अगर एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भी 2 ही होगी। तो इसमें याद रखना है, अगर कोई त्रिभुज सर्वांशम है, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं? पहला, ये देखो कॉन्ग्रेंट का साइन है, ऊपर से अप्रोक्सीमेट एंड नीचे 2 डबल डंडे, ठीक है, ये है सर्वांशम का। समरूप में सिर्फ एक ही। इसका मतलब होता है सर ए किसके बराबर? पी के, पहली शर्त तो वही है। बी किसके बराबर और सी किसके बराबर? पहली शर्त तो वही वाली है। संगत कोण इसमें भी बराबर होने चाहिए, संगत कोण। लेकिन दूसरी बात, इसमें ए बी और पी क्यू बराबर होने चाहिए, भुजा भी बराबर हो, अनुपातिक नहीं। सर्वांशम में कोण भी बराबर और भुजा भी बराबर, कोण भी बराबर और भुजा भी बराबर, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो, ना कि इक्वल रेशो में। और सिमिलर में इतना फर्क है, वहां अनुपात में होती है और यहां बराबर होती है। अगर एक भुजा की लंबाई, ध्यान देना बेटा, एक भुजा की लंबाई अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 2 ही होनी चाहिए। अगर इसकी 4 है तो ये 4 ही होनी चाहिए। ये वाली भुजा 5 है तो करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर हो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्ग्रेंट केस में करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी, समान रेशो में नहीं, सर्वांश में फर्क समझ में रहे हो? सिमिलर में समान रेशो में हो और इसमें इक्वल हो। कैसी हो? देखो अभी करके क्वेश्चन कर रहे थे, किसी में 2.1 तो दूसरे में 4.8, दूसरे में चेंज थी, लेकिन उसमें क्या है, सेम होनी चाहिए। अगर एक में 4 है तो दूसरे वाले में भी, पहली संगत अगर 4 है तो दूसरी संगत भी 4 होनी चाहिए। बात समझ में आई? लेकिन अगर कोई पूछे कि अगर आप सर्वांशम पढ़ रहे हो तो कोई पूछे कि ए बी और पी क्यू का अनुपात निकालो तो क्या निकलेगा? ए बी और पी क्यू का अनुपात निकालोगे तो क्या निकलेगा? कोई पूछ ले ए बी और पी क्यू का अनुपात बताओ, तो तुम्हें बता, अगर 4 इधर है तो 4 इधर भी होगा, 4 को 4 से काटोगे 1 आएगा। अगर इधर 8 है तो इधर भी 1 ही आएगा, अनुपात तो 1 ही आएगा। और जब 1 आता है ना, जब क्या आता है, 1 आता है तो बटे वाली चीज कहाँ चली जाती है? गुणा में। 1 से गुणा करो कोई फर्क, तो सीधे कह देते हैं ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, नहीं कह देंगे। लेकिन समरूप में ऐसा, सिमिलर में ऐसा नहीं है। हो सकता है यहाँ 2 आया तो चेंज हुआ। तो सिमिलर में और कॉन्ग्रेंट में इतना फर्क है। सिमिलर में क्या होता है कि हमारे जो क्या कोण बराबर होते हैं, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होती, अनुपातिक होती, उनका अनुपात बराबर होता है। अगर सब में 1/2 आया तो 1/2 आएगा, सब में 10 आ रहा है। लेकिन इसमें कोणों बराबर, भुजाओं बराबर, मतलब संगत कोण भी बराबर और संगत करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर। बताओ ये सरल है वो वाला? कॉन्ग्रेंट फिगर बहुत ज्यादा सरल है। लेकिन यहां पे पूरी महाभारत किस पे चलेगी? समरूप पे, सिमिलर फिगर पे चलेगी। किस पे चलेगी? सिमिलर फिगर पे चलेगी। अब आगे समझिए, दो चतुर्भुज विद सेम नंबर ऑफ साइड
विल सेड टू बी सिमिलर। कब? अभी हमने त्रिभुज की बात कही थी। किसकी बात कही थी? अब हम बात करेंगे चतुर्भुज की। किसकी बात करेंगे? तो चतुर्भुज को कब सिमिलर कहेंगे? सेम नौटंकी। कौन सी? सेम नौटंकी। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मतलब अगर इधर 120 है सर, इधर 120 हो, घुमाओ क्लॉक वाइज। करस्पॉन्डिंग कैसे ढूंढते हैं? 60 मिला सर क्लॉक वाइज में, मिल गया। तो एंगल ए किसके बराबर? एंगल बी किसके बराबर? एंगल डी किसके बराबर? एंगल सी किसके बराबर? है ना, एंगल बराबर है। दूसरी भाई, करस्पॉन्डिंग साइड इन अ सेम रेशो। जा बटे, याद आओ सर, ये 1 और ये 2, 1 भाई, है ना बराबर? चेक करो, यहाँ पे बोलो सर ये 1 और ये 1 भाई, पर ये 1 और ये 1 भाई, सर ये 1 और ये, बताओ रेशो समान है या नहीं? है या नहीं? तो बताओ इस क्वाड्रिलेटरल को या इस चतुर्भुज को हम सिमिलर कह सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कहेंगे। सिमिलर कह सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या नाम रखोगे? सर ए बी सी डी समरूप है पी क्यू आर एस, तो लिखोगे कैसे? ऐसे। चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप होगा चतुर्भुज पी क्यू आर एस। तो जो नियम त्रिभुज में लगेगा भाई चतुर्भुज में लगेगा, भाई पंचभुज में लगेगा, भाई षटभुज में लगेगा, यानी जो ट्रायंगल में लगेगा भाई क्वाड्रिलेटर में लगेगा, भाई पेंटागन में, भाई हेक्सागन में, कोई सा गन लगाओ, कोई सा गन लगाओ। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इतना पहले पढ़ें, ठीक है।